नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,26,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी पर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई एक्सपर्ट कमेटी, राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। गुजरात में उग्र बना पुलिस आंदोलन, अहमदाबाद में पुलिस के परिजन सड़कों पर। और वडोदरा में बिजनेसमैन पिता पुत्र की खुदकुशी, ट्रेन के नीचे कूदकर दी जान। इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस से जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले मोदी सरकार पर हमला बोला। पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगाई है। हमने बीते संसद सत्र में पेगासस का मुद्दा उठाया था। हमें लगा कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है। हमने संसद ठप की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारी बात का समर्थन किया है। पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है। ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? वेल, ऑफ कोर्स दिस इज नाउ गोइंग टू बी लुक्ड एट बाय द कोर्ट. फॉर अस, वी आर क्वाइट हैप्पी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड टू लुक इनटू दिस. पुलिस आंदोलन की आग गुजरात में फैलती जा रही है। आज अहमदाबाद के पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने सड़क पर उतरकर थाली बेलन बजाते हुए मामले पर विरोध जताया। गुजरात में पिछले 4-5 दिनों से पे ग्रेड मुद्दे पुलिस आंदोलन चल रहा है, जो दिन ब दिन उग्र बनता जा रहा है। कल दिन भर प्रदर्शन के बाद अहमदाबाद में पुलिस परिवार का आक्रोश सड़कों पर आ गया। महिलाओं और बच्चों ने हाथों में थाली बेलन और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। शाहीबाग हेडक्वार्टर में भी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्रेड पे पर उनका हक होने की नारेबाजी की। वडोदरा शहर के अलकापुरी इलाके में रहने वाले फैक्ट्री मालिक और उनके बेटे के रेलवे ट्रैक पर खुदकुशी कर लिए जाने की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के अलकापुरी की स्वर्णपुरी सोसाइटी में 73 वर्षीय फैक्ट्री मालिक दिलीप दलाल और उनका 43 साल का बेटा रशेष दलाल रहते थे। बीती शाम करीब 7 बजे पिता पुत्र ने मकरपुरा निकट मारेठा रेलवे फाटक के पास ट्रेन के नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएसजी अस्पताल भेजा गया। उद्योगपति दिलीप भाई का बेटा रशेष अविवाहित था और मानसिक रूप से बीमार भी था। पिता पुत्र की अज्ञात वजह से खुदकुशी से परिवार में हड़कंप मच गया है। किन वजहों से इन दोनों ने खुदकुशी की, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। आ बनाव वडोदरा और मकरपुरा पासे ट्रेन अकस्मात बनेल है। ये बनाव है ने ए लोग कंईक सुसाइड कर्યું जाने મળે છે। એ મેસેજ મળ્યો અમને એટલે અમે ત્યાં પહોંચ્યા। ત્યાં પહોંચીને લાશને અહીં લાવી લાશનું પીએમ કરાવ્યું। પીએમ કરીને એની તપાસ હાલ ચાલુ છે। દિલીપભાઈ વિમલભાઈ અને વિશલભાઈ દિલીપભાઈ દલાલ બંને બાપ દીકરા છે। હા, બંને સાથે સુસાઇડ સાથે જ આવ્યા હશે ને? ના સાહેબ, હજુ કોઈ કારણનું જાણવા નથી। તપાસ ચાલુ કરી છે। आज पीएम कराઈને પછી આગળની તપાસ શું થાય એ પછી જણાવીશું। હા, એ ફેક્ટરીના કોઈ માલિક છે। चंबल की धरती को डकैतों के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का दुखद निधन हुआ है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गांधीवादी विचारधारा के प्रणेता रहे सुब्बाराव को कई दिग्गज अपना आदर्श मानते थे। वहीं उनके निधन पर दिग्गजों ने शोक जताया है। प्रख्यात गांधीवादी नेता और चंबल की धरती को डकैतों के आतंक से मुक्ति दिलाने वाले पद्मश्री डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के निधन को राजनीतिक दिग्गजों ने बेहद दुखद बताया है।
डॉक्टर सुब्बाराव के निधन पर वडोदरा के डॉक्यूमेंट्री मेकर धीरू मिस्त्री ने भी दुख जताते हुए उनके साथ मुलाकात की यादों को ताज़ा किया। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि देश का एक गांधीवादी, एक गांधी विचारक डॉक्टर सुब्बाराव का आज निधन हो गया। मुझे पर्सनली उनके साथ 2 वक्त मिलने का मौका मिला था। एक बार महुआ में सद्भावना फोरम करके हमारी एक संस्था है जो हम कम्युनल हार्मनी का काम करते हैं, उस वक्त वो आए थे और उनका एक काम ये था कि हमेशा प्रोग्राम के आखिर में जो लोग इन्वाइटेड होते थे उनमें से सबको स्टेज पर बुलाएंगे और 12 भाषा में उन्होंने एक गाना लिखा था, वो देश की अलग अलग भाषा में कि भाई भारत जोड़ो, देश को जोड़ो, वो उनका एक ध्येय था। तो सबको वहाँ स्टेज पर बुला के हाथ में झंडा फहराते हुए वो गाना हमेशा खुद गाते थे और सबके पास गवाते थे। ऐसे सुब्बाराव एक बार वडोदरा भी आए थे। हमारे एक दोस्त है कीर्ति श्रॉफ करके, तो जब अमेरिका उनके घर अगर जाते तो उनको कह देते कि भाई मैं अमेरिका आ रहा हूँ, तो कीर्ति श्रॉफ को लगा कि लाओ मैं उनको लेने जाऊँ। इतने में देखा तो सुबह देखा तो अगले कमरे में सो गए थे, क्योंकि आपको डिस्टर्ब क्यों करूं, इसलिए मैं अपने आप ही आ गया। वैसे वो जब वडोदरा में आए थे तो हमें उनको मिलने का मौका मिला था और जब मैं उनके घर गया, कीर्ति श्रॉफ के घर ऐश्वर्या में, तो खुद इस्त्री कर रहे थे, खुद के कपड़े खुद धोते थे, खुद इस्त्री करते थे। तो वडोदरा में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराई थी उनकी, और उनके विचारों से, उनकी जिंदगी से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अगर ऐसी जिंदगी हमारे देशवासी सब बसर करें, सब ऐसा विचार करें, तो देश एक तो बहुत मजबूत होगा और जो ये पॉम्प एंड शो की जो दुनिया है उससे हम लोग कुछ बच सकते हैं। ऐसे महान डॉक्टर सुब्बाराव के निधन से मैं मेरा दुख जताता हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। बीसीजी द्वारा वकील मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हसमुख भट्ट को हटाने की कवायद चल रही थी, जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। वडोदरा के वकील मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष को हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करने के बीसीजी के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा स्टे देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हसमुख भट्ट को कायम रखा गया है, जिस पर एडवोकेट हर्षद परमार और एडवोकेट हसमुख भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गुजरात बार काउंसिल के चेयरमैन के द्वारा एक ऑर्डर निकाल के बड़ौदा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोस्ट पर से हमको रिस्ट्रिक्टेड किया था, उसी सिलसिले के अनुसंधान में गुजरात हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट यतीन ओझा साहब और असीम पंड्या साहब द्वारा उनकी हियरिंग हुई थी और उसी हियरिंग में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा गुजरात बार काउंसिल का जो ऑर्डर दिया था उसके पर स्टे आ गया है। इसमें जितनी चीज़ लिखी है इसी सभी पर स्टे है और फिर से मुझे प्रमुख पद की हैसियत से बड़ौदा बार एसोसिएशन का काम करने की जो जिम्मेवारी दी है वो गुजरात हाई कोर्ट के लिए और मेरे लिए गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर वकीलों के हित में जो किया है, इसके लिए गुजरात हाई कोर्ट को और गुजरात हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सभी वकील मित्रों का मैं अभिनंदन करता हूँ। नीति विषयक निर्णय हूँ बार काउंसिल ऑफ गुजरात में અરજી કરી હતી અને બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત એને સ્ટે કર્યો હતો, પણ તેમ છતાં એમને બંધારણ બાબતે સભા બોલાવી। હું બંધારણ સભા બાબતે જો મેં ફરી રજૂઆત કરી તો બાર કાઉન્સિલે એમની પ્રક્રિયા કરી અને એમને પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે એમને કંઈક એમની સ્થાને વહીવટકર્તાની નિમણૂક કરી, પરંતુ એમને કાયદાનો એક ભાગ છે અને લોકશાહીમાં દરેકને અધિકાર છે એક કોર્ટમાંથી જાઓ તો બીજા કોર્ટમાંથી, એટલે એમણે એ કાયદાનો ભાગ ગણીને એમને પડકારી આ વાતને, તો એમને નામદાર હાઈકોર્ટે કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે ચાલુ રહેવા માટે સ્ટે આપ્યો। પરંતુ નામદાર હાઈકોર્ટે ખુદ એક નોંધ કરી છે કે એમને નીતિ વિષયક નિર્ણયો લેવાની હવે કોઈ સત્તા નથી, જે ખુદ પ્રમુખ કાર્યકારી પ્રમુખ સ્વીકારે છે। તો નીતિ વિષયક નિર્ણય લેવાની એમની સત્તા નથી, તો જે બંધારણ બાબતે જે સભા બોલાવીને મોટા ઉપાડે એમને બૂમો પાડી હતી કે બંધારણ મંજૂર, આ થઈ ગયું તે થઈ ગયું, આટલી ફી ભરવી, હવે એ બધા નીતિ વિષયક નિર્ણયો હવે સ્ટે થઈ ગયા છે। એટલે અમારે તો એવું કે આ સમાનતા ભર્યું બંધારણ ન હતું, એટલે હવે પછી આ જો સ્ટે થતા હોય તો તમામ વકીલો હવે એક સમાન ગણાશે, જુનિયર હોય કે સિનિયર એક સમાનતાના ધોરણે જે પ્રક્રિયા થતી હતી એ થશે। અને અમારા હું તમામ જુનિયર મિત્રોનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ એક નૈતિકતાની એ છે અને નૈતિકતાના લીધે જે અહિત થતું હતું
અને જે મનસ્વી રીતે મિટિંગ બોલાવીને જે બંધારણ મંજૂર કરાયું હતું તેની પર બી નામદાર હાઈકોર્ટે એક સ્ટે કર્યો છે. અને આજે હું તમામ વકીલોને કહ્યું હવે એક સમાન, એક રસ ને એક સમાનતા સાથે આ ચૂંટણી યોજાશે અને લોકશાહીનો પર્વને અમે આનંદ માણીશું. હું સ્પષ્ટ એક વખત, જો વડોદરા વકીલ મંડળના ઘણા વકીલ મિત્રો પાસે, હું કીધું બધા મોટાભાગના વકીલ મિત્રો પાસે એમના લાઈવ વિડીયો છે જે એમને સર્ક્યુલેટ કરેલા કે હું પ્રમુખનો ચાર્જ લઈશ એટલે બીજા જ દિવસે અહીંયા આગળ બેઠક વ્યવસ્થા કરાવી દઈશ, હું ટેબલો મુકાવી દઈશ. મારું પ્રમુખને એક જ કહેવું છે કે તમે 2 વર્ષમાં વડોદરા વકીલ મંડળની પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ લાયા? તમે આજે પણ અમારી પરિસ્થિતિ કોર્ટમાં અમે નીચે જ બેઠેલા છે અને તમે એ મુદ્દે તો તમે કશું બોલતા જ નથી. મારી બહેનો જે મહિલા ધારાશાસ્ત્રીઓ છે, આજે અમને દુઃખ થાય છે જ્યારે નીચે જમવા બેસે છે. હું આજે હું ખુદ આની માટે ખૂબ દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું કે અમે સત્તામાં હતા જે તે વખતે 2018માં પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ આ પ્રમુખ મનસ્વી રીતે વર્તાતા આજે અમે એ જ પરિસ્થિતિમાં છે. અને મારી લડત આજે પણ છે કે પ્રમુખ, જો ખરેખર વડોદરા વકીલોનું હિત ઈચ્છતા હોય તો પહેલાં તમે જે વાયદા કરેલા હતા 2018માં, જે બોલેલા હતા કે હું આ ટેબલો કાલે જ મુકાઈ દઈશ, તો તમે કરી બતાવો. બીજું તો વહીવટીનો ભાગ છે એ તો પહેલાં પણ થતો હતો. અમારા દિવગત તિવારી કાકા જે બાહોશ વકીલ કહેવાય છે, તેઓએ જે કાર્યો કરેલા છે તેઓએ કરેલા એ જ છે, એનાથી કંઈ વિશેષ નથી. તમે એક વહીવટી પ્રક્રિયાનો ભાગ કરો છો. તમે વડોદરાના વકીલોને આજે બી એ જ પરિસ્થિતિમાં રહેવા દીધા છો. તમે બેઠક વ્યવસ્થા કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છો. એટલે તમારી જે વાત છે કે હું આ કર્યું એ વકીલો ખુદ જાણે છે અને નીચે બેઠેલા વકીલો બી આ દર્દથી વાકેફ છે. न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। બરોડા ડેરીની વિકાસ યાત્રા. વડોદરા જિલ્લા સહકાર ભ્રૂણ પ્રત્યારોપણ પદ્ધતિનો અમલ કરવાનું નક્કી કરેલ છે. માત્ર મિસ કોલથી
73 લાખ ડિવિડન્ડ ચૂકવાતું હતું, તેમાં વધારો કરી રૂપિયા 3.5 કરોડ જેટલું ચૂકવેલ છે. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में प्रबंधन की लापरवाही का उम्दा नमूना सामने आया है। एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी में 40% से कम मार्क्स होने के बावजूद छात्रों को एडमिशन देकर फीस लेने की घटना सामने आई है। इन छात्रों ने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब अचानक प्रबंधन छात्रों का एडमिशन कैंसिल करने पर अड़ा हुआ है। प्रबंधन का कहना है कि ये छात्र एडमिशन के पात्र नहीं है। छात्रों ने इस मामले साइंस फैकल्टी के डीन को आवेदन भी दिया है। फैकल्टी ऑफ साइंस में लेने आई थी मैं, कॉल करके ऐसा आया कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोलते एलिजिबल नहीं हो। अलॉट भी हो गया था, क्लासेस भी स्टार्ट हो गए थे, 10-15 दिन भी हो गए थे। આજ રોજ રોયલ ક્લાઉડ સાયન્સ દ્વારા ડીન સાહેબને આવેદન આપવામાં આવ્યું કે એડમિશન જ્યારે પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવ્યું હતું ત્યારે એલિજિબિલિટી ચેક કરતા હતા અને હાલ અત્યારે એ લોકોને એડમિશન આપવામાં આવ્યું, પણ ગઈકાલે 10 થી 11 વિદ્યાર્થીઓને કોલ આવ્યો કે તમારી એલિજિબિલિટી નથી તો તમારું એડમિશન કેન્સલ કરવામાં આવે છે। તે ખરેખર ખોટી વાત છે। જ્યારે એલિજિબિલિટી નથી તો તમને પહેલાં જ એડમિશન આપવું નહોતું, પણ એડમિશન એમને આપી દીધું, ફીસ બી કરાવી દીધી અને લેક્ચર પર અટેન્ડ કરવામાં આવ્યા। તો છતાં અત્યારે એમને કોલ કરીને યુનિવર્સિટી જણાવે કે તમે એલિજિબલ નથી તો તમારું એડમિશન કેન્સલ કરવામાં આવે છે। એમના નામ આવ્યા છે, એમણે ફી ભરી છે, બરાબર, ફી ભરી એટલે એમના ક્લાસ બી ચાલુ કરાયા, પણ જ્યારે અમે સેકન્ડ વેરિફિકેશન કર્યું ત્યારે ધ્યાનમાં આવ્યું કે આ વિદ્યાર્થીઓ તો એલિજિબલ જ નથી, કારણ કે આપણે સાયન્સ ફેકલ્ટી મેઇન કેમ્પસની અંદર આપણી મિનિમમ એલિજિબિલિટી છે 40% માર્ક્સ છે ગુજરાતના સ્ટુડન્ટ। મેનેજમેન્ટની કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ, આ લોકોને ફી ભરાઈ? ના, ટીચર્સના વેરિફિકેશનમાં આ ક્ષતિ રહી। ઓકે, એટલે ભૂલ થઈ ગઈ, ટીચર્સના ધ્યાન બહાર ગયું એ ફર્સ્ટ વેરિફિકેશન। પછી સેકન્ડ વેરિફિકેશન અમે જ્યારે કર્યું ત્યારે આપણે 3 વેરિફિકેશન કરીએ છીએ, એટલે ફર્સ્ટ વેરિફિકેશનમાં ક્ષતિ હોવાના કારણે એમની ફી ભરાઈ છે।
સેકન્ડ વેરિફિકેશનમાં આપણા ધ્યાનમાં આવ્યું કે ભાઈ આ આટલા 10 વિદ્યાર્થીઓ તો એલિજિબલ જ નથી. એલિજિબલ નથી એટલે એના પર્સન્ટેજ 32, 33, 40 આવા બધા છે. એટલે એ એવો કોઈ દાવો કરતા હોય કે અમારા બીજી જગ્યાએ એડમિશન જતા રહ્યા, તો એવું કશું બન્યું નથી. મેં ચોક્કસ પ્રયત્ન કર્યો છે કે આપણી જ કોલેજ પાદરા કોલેજ કે જ્યાં આપણે સાયન્સનું એક્સટેન્શન કરેલું છે, એ પાદરા કોલેજના ફોર્મ અમે અત્યારે ખોલી આપ્યા છે, જેથી એ લોકોના એડમિશન એ લોકો પાદરામાં લઈ શકે. કારણ કે પાદરાની અંદર મિનિમમ એલિજિબિલિટી 40% નથી રાખી આપણે. એટલે એકચ્યુઅલી આ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ આપણે પાદરામાં આવી સ્ટ્રોંગ એલિજિબિલિટી રાખેલી નથી. એટલે આ વિદ્યાર્થીઓ પાદરામાં એડમિશન લઈ શકે એ હેતુથી આપણે પાદરાનું પોર્ટલ ઓપન કર્યું છે. એ લોકો અત્યારે ફોર્મ ભરી દે, ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એના માર્ક આપણે એને એના ચોઇસના સબ્જેક્ટ આપવાનો ચોક્કસ પ્રયત્ન. એ તો ઓટોમેટિક પાછી મળી જશે. એ માંગશે તોય મળશે, નહીં માંગે તો પણ मड़ी जैसे। वडोदरा एपीएमसी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीण इलाकों के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर सरकार से जांच की मांग की है। वडोदरा एपीएमसी द्वारा भ्रष्टाचार पर किसानों को फायदा होने के आरोप ग्रामीण इलाकों के किसानों ने लगाए हैं। इस मामले आवेदन देकर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। અમે કલેક્ટર શ્રીને આવેદન આપવા માટે એપીએમસી જે બરોડામાં જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે એનું આવેદન અમે ચાપડ વિવિધ સહકારી મંડળી અને સરારસી વિવિધ સહકારી મંડળીના હોદ્દેદારો અહીંયા આપવા માટે આવેલા હતા। એની અંદર ઘણા બધા એની મતલબ રોકડની ઉચાપતનું પણ છે, બીજા બધા ઘણા બધી વસ્તુઓ છે જે નાયબ નિયામક શ્રીનો ઓર્ડર પણ થયેલો છે। જે તે સમય 2003 થી 2014 સુધીમાં જે થયેલા છે ભ્રષ્ટાચાર એના ઓર્ડર પણ થયેલા છે ને એ ઓર્ડરની આધારિત આ લોકોએ કોઈ વસૂલાત કરી નથી અને એ વસૂલાતને અમે અમારું એક જ મતલબમાં મેઇન ટાર્ગેટ અમારું એક જ છે કે ભાઈ આ લોકો જોડે વસૂલાત કરો, કાં તો એ લોકોને પોતાના પદ પરથી પદભ્રષ્ટ કરો। અમારી રણનીતિ એ જ રહેશે કે જો સરકારશ્રી તરફથી આની માટે યોગ્ય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો અમે અહીં આમરણ ઉપવાસ પર બેસીશું। गुजरात के वडोदरा के पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों ने नए शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी से मुलाकात कर अभिभावकों को आ रही दिक्कतों पर आवेदन दिया। वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन वडोदरा के अभिभावकों की मांगों को बुलंद करता रहता है। संगठन के सदस्यों ने नए राज्य शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी से मुलाकात कर उन्हें फीस अधिनियम 2017 के पालन, फीस में 25% की राहत समेत के मुद्दों पर अवगत कराया। माननीय शिक्षण मंत्री को जब भी ये पूरा मामले को ऊपर स्टडी करने के बाद में मिलने का वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन ने डिसाइड कर लिया था और इसके तहत आज वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन के कोर कमेटी मेंबर्स आदरणीय शिक्षण मंत्री श्री जीतू भाई वाघाणी से मुलाकात लिया। उनको हम लोग ने शुभेच्छा दिया उनका कामगिरी में और साथ साथ में वडोदरा के अमुक स्कूल में एफआरसी फी स्ट्रक्चर के जो उल्लंघन हो रहे हैं वो मिनिस्टर का ध्यान में हम लोग ने लाया और मांगनी किया कि 4-5 साल से जो इसका ऊपर काबू में नहीं लगा पा रहे उस सिचुएशन चेंज करके नया निमुलक मंत्री इसका ऊपर लागू करेंगे, इसके ऊपर एक रोक लगाएंगे, ऐसा हम लोग ने आशा प्रकट किया और रिक्वेस्ट किया। साथ साथ में हम लोग ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आउटगोइंग एजुकेशन मिनिस्टर जो 2-3 महीने पहले मीडिया के सामने जो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 25% डिस्काउंट एजुकेशन फीस का अंदर इस साल भी मिलेगा, उसका ऊपर कोई जाहिरनामा, कोई नोटिफिकेशन बाहर नहीं निकाला गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमने गवर्नमेंट तरफ से मिनिस्टर जी को रिक्वेस्ट किया कि जो स्टेटमेंट प्रेस के सामने दिया गया माननीय पूर्व शिक्षण मंत्री, उसका एक नोटिफिकेशन बाहर आए ताकि उसका अमलीकरण हमारा पूरा स्कूल में से हो सके। और साथ साथ में 2022-23 का एफआरसी स्ट्रक्चर दिसंबर 2021 से पहले एफआरसी तरफ से डिक्लेयर करने के आदेश करने का हम लोग ने रिक्वेस्ट किया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट शिक्षक बालकों के लिए जो वैक्सीन निकाला गया, उस वैक्सीन जो उम्र के लिए दे सकते हैं उनके लिए इमरजेंसी बेसिस में ऑन ए वॉर फुटिंग बेसिस में वैक्सीन का भी चालू करें। हमारा रजूआत बहुत ध्यान से शिक्षण मंत्री ने सुना और साथ में एक स्ट्रॉन्ग आश्वासन भी दिया कि हमारा चारों मुद्दे को ऊपर स्टडी करके जो जितना जल्दी बने उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन भी दिया। वडोदरा के मांजलपुर ब्रिज के नीचे वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा सफाया करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। वडोदरा के मांजलपुर ब्रिज के नीचे पुराना फर्नीचर बेचने वाले लोग कई वक्त से अपना व्यवसाय कर रहे थे, जिन्हें वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा हटा दिया गया। दिवाली को अब 4 दिन ही बचे हैं, ऐसे में यहाँ कई वक्त से रहने वाले इन लोगों को हटाकर
बेरोजगार करते हुए सड़क को खुला करवाया गया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा गुजरात पुलिस का आंदोलन अब सड़कों पर आ गया है। पुलिस कर्मचारियों के हक में पुलिस के जवानों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी आवाज उठा रही है। गुजरात में पुलिस जवानों के हक में लगातार आवाज बुलंद हो रही है। इसी क्रम में सुरेंद्रनगर जिला के चूड़ा में ग्रेड पे मामले आम आदमी पार्टी ने पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया और पुलिस कर्मचारियों को न्याय देने की मांग की। આપણે ગુજરાત પોલીસ સાથે જે અન્યાય થાય ગ્રેડ પે 1800 રૂપિયા જ છે અને બીજા રાજ્યમાં જો તો 4200 રૂપિયા જેવો ગ્રેડ પે છે, તો ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ કર્મચારીઓ સાથે અન્યાય કેમ? કામગીરી આટલી બધી સરસ કામગીરી કરવા છતાં અને પોલીસને અન્યાય કેમ થાય છે? ગુજરાત પોલીસને આવેદન પત્ર આપ્યું છે, કર્મચારીઓની માંગણી છે ये स्वीकारी ले सरकार અને ग्रेड पे में વધારો करे। गुजरात के चोटिला पुलिस थाने में भी पुलिस जवानों की लंबित मांगों को आम आदमी पार्टी द्वारा आवेदन देकर बुलंद किया गया। ग्रेड पे को लेकर गुजरात में पुलिस आंदोलन उग्र बनाने के आसार नजर आ रहे हैं। आज तारीख 26/10/2021 ना रोज आखा गुजरात भर में गुजरात प्रदेश में जिला में अने तालुके पुलिस जवान एमना जे ग्रेड पे जे ओछा बीजा राज्यों करता ओछा होवाथी गुजरातनी अंदर जो વધારામાં जो कोई काम करता होय तो पोलीस कोन्स्टेबल अने ओछामां ओछो पगार होय तो एमने पण होय छे। એટલે આ ક્યારે સલાવી લેવામાં ન આવે અને સરકારને મેં એક જાણ કરવી છે કે આવતા દિવસોમાં પોલીસની જે કામગીરી છે અને આ ભાજપ સરકારની નીતિ છે કામ કરી કાલા વાત કરી વાલા। गुजरात के धांगध्रा में भी आम आदमी पार्टी द्वारा सिटी पुलिस पीएसआई को आवेदन देकर दिन रात लोगों की सेवा में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मचारियों को न्याय देने की मांग की गई। पूरे गुजरात में फिलहाल पुलिस कर्मचारियों की मांगों को लेकर जन आंदोलन चल रहा है। इस मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी राज्य भर में आंदोलन कर रही है। गुजरात के पंचमहाल की गोधरा सिविल हॉस्पिटल में छत का प्लास्टर उखड़ जाने से दुर्घटना घटी। गोधरा की सिविल हॉस्पिटल खस्ता हाल हो चली है, जिसका नमूना बीती रात देखने को मिला। बीती रात यहां तत्काल विभाग की छत का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर गया। धमाके के साथ हुई इस घटना के चलते मौके पर अफरा तफरी देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह रही कि यह दुर्घटना रात के वक्त घटी, जिसके चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली में पटाखे भी अब चीन से आने लगे हैं, लेकिन इसी बीच वडोदरा में देशी पटाखों की बिक्री शुरू कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वोकल फॉर लोकल को प्रमोट कर रहे हैं। इसी बीच वडोदरा के परिवार फाउंडेशन द्वारा स्वदेशी अपनाने के तहत वडोदरा और गुजरात में बने कारीगरों के पटाखे खरीदकर उन्हें रोजगारी देने की उम्दा पहल की गई है। गोत्री रोड पर गोकुल पार्टी प्लॉट निकट नीलांबर सर्कल के पास वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ को साकार करते हुए पटाखे का स्टॉल लगाया गया है। परिवार फाउंडेशन वडोदरा द्वारा वोकल फॉर लोकल तथा स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ ने थीम पर परिवार फाउंडेशन वडोदरा द्वारा आ वखते देशी दारूखानु बनावी देशी स्वदेशी कारीगरों स्थानिक कारीगरों ने प्रोत्साहन मळे ते माटे देशी दारूखानामां कोठी जे माटीथी बनावेली छे, चकरडी जे कागळथी बनावेली छे अने हाथ चकरडी जे वांसथी बनाववामां आवे छे। એટલે સંપૂર્ણ સ્વદેશી તથા સંપૂર્ણ દેશી દારૂખાનું બનાવવામાં આવ્યું છે અને સ્થાનિક કારીગરો દ્વારા જ બનાવવામાં આવ્યું છે। અમારો મૂળ હેતુ એ હતો કે સ્થાનિક કારીગરોને રોજગારી મળે, તે માટે અમે હિતેશભાઈ પ્રજાપતિ જે પ્રજાપતિ સમાજના પ્રમુખ છે એમણે સાથે રાખી અને પ્રજાપતિ સમાજના ભાઈ પાસે જ અમે કોઠી બનાવડાવી માટીની। જે કારીગર પોતે 20 વર્ષ પહેલાં આ કામગીરી છોડી ચૂક્યા હતા, તે છતાં અમે તેમના પર વિશ્વાસ મૂકી એમને પ્રોત્સાહિત કરી એમની પાસે માટીની અલગ અલગ સાઇઝની કોઠીઓ બનાવડાવી। એ જ રીતે એમાં દારૂખાનું પણ આપણા સ્થાનિક કારીગરોને જ આપણે ભરવા આપ્યું હતું, જેથી સ્થાનિક કારીગરોને નવીન રોજગારીની તક અમે ઊભી કરી છે। તો આપ સૌ વડોદરાવાસીઓને અપીલ છે કે આ સ્થાનિક કારીગરોને રોજીરોટી મળે તે માટે આ દારૂખાનું ગોકુળ પાર્ટી પ્લોટની સામે ગોત્રી ખાતે
खरीदवा आप जरूरથી पधारजो। वडोदरा के वारसिया रिंग रोड पर अश्विन कुमार पाठक की सुमधुर आवाज में सुंदरकांड का आयोजन कर मंगल कामना की गई। वडोदरा के वारसिया रिंग रोड पर मीरा दातार प्लाईवुड वाले सुनील पारवाणी और अमर पारवाणी की ओर से सुंदरकांड का धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें अश्विन पाठक ने संगीतमय सुंदरकांड सुनाते हुए भक्तिमय माहौल बनाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड का लाभ लिया। न्यू वीआईपी रोड स्थित आज मीरा दातार प्लायवाળાના તરફથી આજે સુંદરકાંડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એ સુંદરકાંડ આજે કેટલા વર્ષોથી એ કરતા આવ્યા છે અને સુનિલભાઈ અને અમરભાઈ મળીને એ બે જણ આ કાર્ય કરે છે, બે ભાઈઓ, અને કેટલી સેવાઓ આપે છે। ઘણા એવા કાર્યક્રમો હોય છે ને એમાં આ અમરભાઈ અને આ સુનિલભાઈ ઘણી સેવાઓ આપે છે અને આજે અહીંયા અને જે સુંદરકાંડ રાખ્યું છે અહીંયા સેવા આપી છે અને બધાને જે પ્રસાદી છે પ્રસાદી પણ આપવામાં આવે છે અને સુંદરકાંડમાં ઘણા અહીંયા શ્રદ્ધાળુ આવ્યા છે અને અહીંયા આજે કેટલા વર્ષોથી એ સુંદરકાંડ કરે છે અને એ સારો કાર્ય કરે છે એ આપણા માટે અહીંયા સારું છે। उत्तर प्रदेश के आगरा के कमला नगर में सट्टेबाजी कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने पकड़कर कानूनी कार्यवाही की है, जिस पर आगरा के पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। कल थाना कमला नगर क्षेत्र में पुलिस ने दबिश डालकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सट्टा खिलवा रहे थे और खेल रहे थे। ये सट्टा खिलवाया जा रहा था, वो नंबरों पे सट्टा लगाया जा रहा था और नंबर पे सट्टा लगाने के लिए फ़ोन का उपयोग किया जा रहा था। मोबाइल भी बरामद किया गया है और दोनों व्यक्ति के पास से कुछ रुपये बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति के पास 180 रुपये बरामद हुए हैं, दूसरे के पास से 440 रुपये बरामद हुए हैं और पूरे मोबाइल की गहनता से जाँच कर इसमें जो लोग आएंगे उन सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें आज जेल भेजा जा रहा है और अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए अभियुक्तों को आपराधिक इतिहास इसकी छानबीन चल रही है। छोटा उदयपुर के बोडेली के अलहादपुरा में दूध उत्पादक सहकारी मंडली पर महिलाओं ने हल्ला बोल दिया। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली के अलहादपुरा में महिला मंडल दूध उत्पादक सहकारी मंडली है। इस वर्ष डेयरी द्वारा पिछले साल के मुकाबले कम बोनस दिए जाने पर महिलाओं ने हल्ला मचाया और मामले पर आपत्ति जताई। महिलाओं का कहना है कि इस बार दूध मंडली ने बिना सामान्य सभा के आयोजन के मनमानी चलाते हुए बोनस बैंक में जमा करा दिया है। અમારા અલહાદપુરા મહિલા મંડળમાં બરોડા ડેરી તરફથી બોનસ કેટલા ટકા ચૂકવાયું તે અમને જાણ થઈ નહીં। મંત્રી સાહેબે અમારી નોટિસ મોકલાવી 14% બાબતે બોનસ ચૂકવવાનું રજૂઆત કર્યું। અમારા ડેરીમાં નફો કેટલો થયો, ફેટના કેટલા ટકા ચૂકવ્યા, દર વર્ષે કેટલો ટોટલ સેમ્પल दूध डेयरीनो आवक कोई मीटिंग में जान नहीं करी। अचानक साहेब बोनसनु चूकवी दीधुं। ए बाबते अमारे आखा स्टाफ पर प्रमुख मंत्री कमिटी सभ्य बधाने बेनो बधाने मीटिंग नी जान करवी जोईए। पुराना रहवासी से कायम में दूध डेयरी भरवा आऊँ ने आ वक्त मैंने बोले बहू ओसु आप्यू से ने मीटिंग नहीं करी, मीटिंग करवानी चर्चा करी नहीं। 24% मीटिंग बोनस चुकावानु तो 24% इनु तो पण 12% आप्यू से 14%। हां बेन हजी તમે શું કરવા અહીંયા આયા છો? અમારે मीटिंग करवानी છે, मीटिंग करवानी છે हमारे पूरा बोनस જોઈએ છે। छोटा उदयपुर के बोडेली के अलहादपुरा में दूध उत्पादक सहकारी मंडली पर महिलाओं ने हल्ला बोल दिया। गुजरात के छोटा उदयपुर के बोडेली के अलहादपुरा में महिला मंडल दूध उत्पादक सहकारी मंडली है। इस वर्ष डेयरी द्वारा पिछले साल के मुकाबले कम बोनस दिए जाने पर महिलाओं ने हल्ला मचाया और मामले पर आपत्ति जताई। महिलाओं का कहना है कि इस बार दूध मंडली ने बिना सामान्य सभा के आयोजन के मनमानी चलाते हुए बोनस बैंक में जमा करा दिया है। અમારા અલહાદપુરા મહિલા મંડળમાં બરોડા ડેરી તરફથી બોનસ કેટલા ટકા ચૂકવાયું તે અમને જાણ થઈ નહીં। મંત્રી સાહેબે અમારી નોટિસ મોકલાવી 14% બાબતે બોનસ ચૂકવવાનું રજૂઆત કર્યું। અમારા ડેરીમાં નફો કેટલો થયો, ફેટના કેટલા ટકા ચૂકવ્યા, દર વર્ષે કેટલો ટોટલ સેમ્પલ दूध डेयरीनो आवक कोई मीटिंग में जान नहीं करी। अचानक साहेब बोनसनु चूकवी दीधुं। ए बाबते अमारे आखा स्टाफ पर
પ્રમુખ, મંત્રી, કમિટી સભ્ય બધાને અને બહેનો બધાને મીટિંગની જાણ કરવી જોઈએ. પુરાના રહેવાસી છે, કાયમ મેં દૂધ ડેરી ભરવા આવું છું ને આ વખતે મને બોલે બહુ ઓછું આપ્યું છે ને મીટિંગ નહીં કરી, મીટિંગ કરવાની ચર્ચા કરી નહીં. 24% મીટિંગ બોનસ ચૂકવવાનું હતું, 24% એનું હતું પણ 12% આપ્યું છે, 14%. બેન હજી તમે શું કરવા અહીંયા આવ્યા છો? અમારે મીટિંગ કરવાની છે, અમારે પૂરું બોનસ જોઈએ છે. आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत जम्मू कश्मीर पुलिस की मोटरसाइकिल रैली छोटा उदयपुर पहुंची, जहां जिला पुलिस अधीक्षक ने इन जवानों का स्वागत किया. आजादी का अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर से पुलिस जवानों की रैली आयोजित की गई है. रैली के जरिए पुलिस जवान देश में एकता और फिट इंडिया का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस की एक ऐसी ही रैली छोटा उदयपुर पहुंची, जहां जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने रैली का स्वागत किया. बाइक रैली में जम्मू कश्मीर के 32 पुलिस जवान बाइक लेकर एलओसी से निकलकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंचे हैं. यह जवान 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेंगे. 18 तारीख को उड़ी एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, एलओसी के नज़दीक में, वहाँ से शुरू हुई थी. तो फिर बहुत सारे शहरों से होते हुए, बहुत सारे स्टेट्स से होते हुए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एमपी, आज ये गुजरात पहुँच गई है. ये रैली जो है इसका नाम है राष्ट्रीय एकता दिवस रैली. इसका मैसेज है यूनिटी एंड पीस. ये रैली लेकर JNK पुलिस आज इधर पहुँच गई है. तो ये हमारी टीम है, इसमें 30 बाइकर्स हैं, प्लस लॉजिस्टिक्स स्टाफ है. ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 2,500 किलोमीटर का सफ़र था जो हमने 8-9 दिन में पूरा कर दिया. क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जगह जगह पर हर स्टेट की पुलिस ने हमारा बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया है, हौसला बढ़ाया है हमारा, लोगों ने भी स्वागत किया है हमारा. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस हुआ. अपने बहुत सारी स्टेट्स को देखने का मौका भी मिला, लोगों से बात करने का मौका भी मिला. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आशा वर्कर महिलाएं अपनी लंबित मांगों को लेकर धरने पर उतरते हुए अपनी मांगे प्रशासन तक पहुंचा रही हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आशा वर्कर महिलाओं ने इको गार्डन में एकत्रित होकर उनकी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया. इस मामले आशा वर्कर महिलाओं ने अपनी मांगे धरना देते हुए प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है. मेरी पोजीशन ये है कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है. फिर आपने ऑपरेशन कैसे कराया? ऑपरेशन जो हमारे पास जेवर थे हमने उसे बेच के करवा दिए. एक आशा होने के नाते क्या इतना गिर गए हम लोग. आशा का भी व्यवस्था नहीं हो सकते हम लोग हंसते रहते हैं. 2000 पेमेंट है, 2000 में भी अगर एक काम में नहीं पहुँचे तो उसके मतलब 1000 में अगर हम नहीं पहुँचे तो उसमें भी एनम है, प्रेशर डालना, डॉक्टर है, प्रेशर डालना, उस पर भी वाउचर पे साइन नहीं होगा. अरे ये वाउचर नहीं, भीख मांगना होगा. इससे अच्छा तो एक कटोरा लेके मंदिर में बैठ जाए तो कम से कम 10-10 रुपए, 5-5 रुपए करके आदमी देगा तो 100 रुपए दिन भर में होगा. 100 रुपए भी दिहाड़ी हम लोगों की नहीं है तो बताओ घर कैसे चलेगा. हमारी जो मांगे हैं 11 सूत्री मांगे हैं, हम उन्हें लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के लिए आए हैं. क्या मांगे हैं आपकी? जी सबसे पहली मांग हमारी ये है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. अच्छा. और जी दूसरी मांग है कि जो हमारी आशाओं को एक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उस पर सरकार ने 2 लाख का कहा कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कुछ को वो भी नहीं मिलते. लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं है. कम से कम उसे 10 लाख की धनराशि में हमारी प्रत्येक आशा की दुर्घटना होने पर रकम दी जाए. अच्छा. और उसके सिवा और भी क्या क्या मांगे हैं? जी हमें जो टुकड़ों में पैसा दिया जाता है. कितना रुपए दिया जाता है? टुकड़ों में हमें जैसे एक टीकाकरण का 150 रुपए दिया जाता है. 10 रुपए और 10 रुपए जो अभी दस्तक अभियान चल रहा है उसमें हमें 10 रुपए प्रति दिन के हिसाब से हमें पेमेंट दिया जाता है. कोविड का हमें आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया है. सरकार का कहना है कि हम आशा को एक रीढ़ की हड्डी मानते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है कि महिलाओं का शोषण हो रहा है. महिलाओं का शोषण हो रहा है. उधर तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर हमारी आशा बहनों का इतना शोषण हो रहा है कि वो बेटी नहीं है किसी की, क्या वो बहनें नहीं है किसी की. गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में दक्षिण अफ्रीका में देखा जाता कोबरा सांप देखे जाने से लोगों में हड़कंप मच गया.
सुरेंद्रनगर के लखतर में बरसाती पानी के निकाल के लिए कैनल बनाई गई है। यहाँ सबसे जहरीला माना जाता और दक्षिण अफ्रीका में देखा जाने वाला किंग कोबरा सांप देखा गया। यह सांप करीबन 10 फीट लंबा था। जहरीला सांप देखे जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। वैसे स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह के सांप इस इलाके में कई बार देखने को मिलते हैं। दिवाली में पटाखे जलाने की देश भर में परंपरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में अब तक पटाखा व्यापारियों को पटाखे के स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं दी गई है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पटाखा व्यापारी परेशान हो रहे हैं। दिवाली सर पर है और यहां अब तक प्रशासन द्वारा पटाखों के व्यापारियों को लाइसेंस नहीं दिए गए हैं। कोरोना के चलते पहले ही पटाखा व्यापारी कर्जे में आ चुके हैं और भूखमरे की कगार पर है। उसके बाद भी आगरा जिला प्रशासन इन व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि जिलों में मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद जैसी जगहों पर लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। अगर आगरा में आतिशबाजी की दुकानें नहीं लगी तो व्यापारियों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, ऐसा व्यापारियों का कहना है। हम डीएम साहब को ज्ञापन देना है। हम पटाखा व्यापारी हैं, 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे। पिछले साल प्रशासन ने हम लोगों को लाइसेंस नहीं दिए और एट ए टाइम पर हमारे लाइसेंस रद्द किए गए थे, जिससे कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एनजीटी के आदेशानुसार पिछली बार आईक्यू ज़्यादा था, इस बार प्रदूषण की 100 के आसपास है, लेकिन फिर भी सब जगह पटाखे लगाए जा रहे हैं। सारी जगह मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा से ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हुआ है? पटाखे की समस्या है भैया। अगली साल मतलब हमको लाइसेंस एंड टाइम पे मना कर दी थी और हमारा पिछली साल का माल रखा हुआ है, करीबन है साहब 1.5 लाख का तो माल है, और ब्याज पे पैसा लेके हम लोग ये दीपावली का व्यापार करते हैं और हमारा मकान गिरवी रखा हुआ है। साहूकार को 3 रुपये सैकड़े की ब्याज दे रहे हैं। प्रशासन से ये अनुरोध है कि ज़्यादा समय नहीं तो 1 दिन का समय तो हमको दे दिया जाए, जिससे हम पुराना माल बेच के और साहूकार का पैसा अदा कर दें। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में 47,000 के नकली मसालों के साथ एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। दिवाली का त्योहार नजदीक है और बाजार में खरीदारी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच सुरेंद्रनगर के पाटड़ी में नकली मसालों का जत्था क्राइम ब्रांच ने जब्त किया है। सुरेंद्रनगर के व्यापारी हार्दिक दसाड़िया ने सीआईडी क्राइम ब्रांच गांधीनगर को मामले से अवगत कराया था, जिसके आधार पर की गई छापेमारी में शांतिलाल ठक्कर के घर से नकली मसाले बरामद कर कॉपीराइट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी द्वारा चौपाल और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी ने एक जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति और समाजवादी पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे सरकार को घेरा और कहा कि मौजूदा सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। आम जनता और किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई से जनता इस समय बहुत परेशान है। किसान इस समय खाद का सीजन चल रहा है, खाद से परेशान है, खाद्य तेल से परेशान है। चारों तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार सुन नहीं रही है। तो समाजवादी आंदोलन पार्टी के कार्यक्रम इसी लिए चल रहे हैं कि महंगाई से जो मार पड़ रही है जनता को उससे जोड़ के और एक आगामी जो चुनाव होना है उसमें समाजवादी सरकार बना के अखिलेश जी की सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार, इन्होंने इन गरीब लोगों के साथ साथ सभी के साथ विश्वास को छला है। 2014 में इनको बड़ा विश्वास करके सत्ता में बैठाया था, लेकिन चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजली व्यापारी हो, सभी के साथ इन्होंने छल कपट किया है। महंगाई की जब अगर बात करें तो महंगाई पर धोखा, अगर बेरोजगारी की बात करें तो उस पर धोखा, सभी कामों पर इन्होंने धोखा दिया है। आज जो दिल्ली की सीमा पर किसान बैठा है उसके साथ भी छलावा हुआ है, धोखा हुआ है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया और ये मेहुल चोकसी, ये सिर्फ उसकी कठपुतली बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनका कोई विकास से लेना देना नहीं है। ये बात हम समझाने के लिए आज हमारा ये 5वां चरण है। कल हम पहुंचेंगे बांदा और फिर चित्रकूट होंगे। ये हमारे 5वें चरण का प्रोग्राम है।
उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों का रुख प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही है। इसी क्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन यात्रा लेकर विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की अलख जगा रहे हैं। मथुरा से फर्रुखाबाद होते हुए परिवर्तन रथ यात्रा शाहजहांपुर पहुंची, जहां शिवपाल यादव का जबरदस्त स्वागत किया गया। शहर के कई स्थानों पर शिवपाल की परिवर्तन यात्रा निकली, लेकिन जन समर्थन उन्हें कुछ कम ही मिला। इस मौके पर उन्होंने ये ऐलान किया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन कर 300 सीटों पर चुनाव जीतेगी। कहना आसान है, लेकिन शिवपाल खुद जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है। चाचा भतीजे की लड़ाई में पहले ही समाजवादी पार्टी 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है। ऐसे में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पास प्रदेश के कुछ जनपदों को छोड़ बाकी स्थानों पर जन समर्थन मिलना मुश्किल ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक झोपड़ी के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन से स्पार्क होने पर झोपड़ी में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पश्चिम टोला में राम कुमार पशु चिकित्सालय के नजदीक ही झोपड़ी डालकर रहते हैं। मंगलवार की शाम उनके घर पे से गुजरने वाली विद्युत लाइन में स्पार्क हो गया, जिसके चलते करंट झोपड़ी पर गिरी और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी जल गई। झोपड़ी में रहने वाले राम कुमार ने बताया कि करीब 50,000 रुपए की कीमत का सामान जल गया है। ऐसे में प्रशासन से सहायता की उम्मीद पीड़ित लगा रहे हैं। आग बिजली तार से। कैसे क्या हुआ था? तार कट के गिरा घर के ऊपर। घर में क्या क्या रखा था? सेक्शन, बेंच, तखत, लकड़ी, गद्दा, रजैया सब जल गया। हाँ। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी? फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ पाई, आई है मगर रोड पर से उतर नहीं पाई। उत्तर प्रदेश के बलिया में 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज रसोइया संघ की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा ले जाते हुए बर्तनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से यूपी के बलिया के रसोइया संघ की महिलाओं को दिक्कतें आ रही है, जिस पर विरोध जताते हुए महिलाओं ने बर्तनों के साथ नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर हल्ला बोल किया। इन महिलाओं द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के तहत बच्चों का खाना बनाया जाता है और 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपये का वेतन मिलता है, वो भी पिछले 8 महीने से नहीं दिया गया है। राजी माध्यमिक प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 पे मेरी नियुक्ति हुई है जी, और हमारी रसोइयों पे मार्च का ही मानदेय अभी तक नहीं आया है। हमारी रसोइया दिवाली और छठ कैसे मनाएगी? यदि मानदेय नहीं आएगा तो बीएसए कार्यालय में पूरी रसोइया हमारे 7000 महिलाएं बीएसए कार्यालय में पटाखा बजाने का काम करेगी। कितने महीने का मानदेय बाकी है आप लोग? 8 महीना हो गया, हमारी रसोइया का अभी तक मानदेय नहीं आया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मानदेय हम दें। 50 रुपया क्या है? कुछ नहीं है। उनको सुनाई नहीं दे रहा है, पर सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम हम लोग करेंगे और नहीं मिलेगा तो हम लोग बीएसए कार्यालय पे बैठ के अपना धरना करेंगे और आगे अपना रणनीति फिर बनाएंगे। यहाँ से आप लोग कैसा प्रदर्शन कर रही हैं और कहाँ जा रही हैं? हम यहाँ से जुलूस के साथ बीएसए कार्यालय हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जुलूस निकले वही कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नजीबाबाद में रिश्ते को तार तार करते हुए बेटे ने मां और बहन पर जानलेवा हमला कर मां को मौत के घाट उतार दिया, जबकि बहन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में एक नशेड़ी पुत्र ने अपनी मां और बहन पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद मां की मौत हो गई, जबकि बेटी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना नजीबाबाद के जाप्तागंज मोहल्ले में शुभम नाम का एक नवयुवक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता था, अपने मां के ऊपर पहले भी अटैक कर चुका था। आज अर्धरात्रि में अपनी मां सविता और बहन चंचल के ऊपर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया। मां की मौत हो गई और बहन का इलाज चल रहा है। यह बताया जा रहा है कि इसका इलाज भी चल रहा है और पहले से भी ये पारिवारिक क्लेश
विवाद एवं मानसिक असंतुलन के कारण इस प्रकार की हरकत करता रहता था। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।